गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर। अच्छा, मुझे नदीम पहलवान साहब मुझे ये बताएं कि आप सियासी समाजी वर्कर भी हैं, सियासत पे भी गहरी नज़र रखते हैं कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पे क्या नज़रिया रखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस तो आ गए हैं, उन पे केसेस भी ख़त्म हो गए हैं, आप इस चीज़ को किस तरह लेते हैं? देखिए जी, जो हमारे मुल्क की सियासत है वो तो बड़ी अजीब सी रंग ले गई हुई है। मैं एज ए सियासी वर्कर भी होने के नाते मैं चौधरी शुजात साहब की पार्टी का लाहौर का जनरल सेक्रेटरी हूँ मुस्लिम लीग का, और चौधरी सरवर साहब ने और मैंने रिसेंटली हमने दोनों ने ज्वाइन किया था। चौधरी साहब पंजाब के सदर बने हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र बने हैं उस जमात के। तो माशाल्लाह आपको पता है चौधरी शुजात साहब का घराना, उनके बच्चों का एक बड़े पोलाइट और ख़ानदानी लोग हैं वो, और वो लोगों को इज़्ज़त देना और एहतराम देना जानते हैं। तो मैंने इसलिए काफ़ी अरसे से सियासत करते करते मैंने सारी उम्र मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के साथ ही सियासत की है। तो मैं अभी इनके साथ मैंने ज्वाइनिंग की है। तो रही बात इनके आने की, वो तो सारी दुनिया देख रही है इनका आना भी और इनका जाना भी। तो मैं तो कहूँगा अगर हमारे मुल्क के लिए ये बेहतर है तो हम इनको वेलकम करेंगे, अगर नहीं है तो फिर अल्लाह ताला इसका हिसाब लेगा। अच्छा, सियासी जलसा तो उनका काफ़ी कामयाब रहा है, तो क्या देखते हैं कि इलेक्शन जब करीब हुए तो मुस्लिम लीग नून के लिए ये चीज़ बेनिफिट साबित होगी कि नहीं? देखें, जलसे तो सारी दुनिया ने किए हैं। आप बताएं किस किस ने इस मुल्क में मनारे पाकिस्तान नहीं जलसा किया? बात तो आप सच कह रहे हैं। सच तो बात मैं हमेशा बोलते ही सच हूँ, मुझे चाहे कोई भी कुछ कहे, क्योंकि सच में आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता। जो सच्चाई है ना, कहते हैं सांच में आँच कोई नहीं। तो अल्लाह की रहमत है, मैं कभी ना घबरा के बात की है, ना कभी लिख के याद किया है। मेरे अपने कंप्यूटर की बातें हैं। तो कंप्यूटर आपको पता है जो ठीक होता है वो ठीक ही बोलता है, जो लिखा होता है ना बंदे ने वो बंदा भूल रहा होता है मैंने क्या कहना और क्या रटा सिस्टम हो जाता है। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने इनको मौका दोबारा दिया तो इस मुल्क का कुछ सोचें। आज गरीब आदमी इस हालात पे पहुंच गया है। मैं कल जुमा पढ़ के जब निकला हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने जवान बच्चियों को देखा है, बेचारियाँ निकाब करके बुरखे में खड़ी थी कि हमारे पास फ़ीस नहीं है। मैंने बीमार लोगों को देखा है जुमे की नमाज के बाद, जो बेचारे मेडिसिन की पर्चियाँ लेके खड़े थे। अब वो वक्त आ गया कि दिल खून के आंसू रोता है। और ये जितने लोगों ने इस मुल्क को लूटा है ना, मैं उनको कहूँगा खुदाया इन सब को गर्क कर दो और हमारे मुल्क को दोबारा से ज़िंदा कर दो। ये मेरे दिल की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये हाउसिंग स्कीमें जो हैं इन्होंने इतनी बर्बादी फेर दी है लोगों के साथ। आज आप प्लाट लेने जाते हैं तो वहाँ पे तो रजिस्ट्री निकली जाती, एक ही प्लाट जो 3-3 4-4 हाथों जो बिका होता है। वो भी एक ज़्यादा बात है। वो तो टिपिकल फ्रॉडियों की आपने बात कर दी ना। मैं जो सफ़ेद पोश कातल लोग हैं मैं उनकी आपको बात करना चाहूँगा। आज गरीब आदमी बेचारा किस्तों के ऊपर प्लाट लेता है, जब वो 3 साल किस्तें देता है तो उसको जब वो प्लाट की पोजेसन के लिए जाता है तो उसको एक चिट थमा दी जाती है कि जी अब महंगाई के हिसाब से ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं। उसने बेचारे ने 20 साल अपना खून पसीना बच्चों के मुंह से निवाला निकाल के 20 लाख रुपए जब दिया होता है प्लाट के लिए, तो वो जब उसको 20 लाख की आगे से या 15 लाख की चिट थमा दी जाती है तो वो बेचारा अपना गुर्दा बेच के फिर दे सकता है। गरीब आदमी तो वो ये सोच के बैठा होता है कि अब मुझे प्लाट तो मिल गया, या मैं इसको बेच के अपनी बच्ची की शादी कर लूँ या अपना कोई कारोबार कर लूँ, ये मेरी सेविंग है। लेकिन उसके साथ इतना जुल्म होता है, उसको 15-20 लाख की आगे से पर्ची पर पकड़ा दी जाती है। वो बेचारा आके सोचता है कि मैं अब इसके ऊपर क्या करूं, मैं तो प्लाट लेने के काबिल नहीं रहा। जिस बंदे के पास वाफर पैसा होगा वो तो जो मर्ज़ी ले सकता है सुबह शाम। जो ये गरीब तबका लोग हैं, मैं कहता हूं मैं गवर्नमेंट से और तमाम हाउसिंग
कि सोसाइटीज़ के मालकान से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, खुदाया ये कत्ल ना करें गरीब का। ये वो कत्ल है कि जिसके साथ आप अपनी आने वाली नस्लों को कभी भी रिज़्क़े हलाल नहीं खिला सकते और ना ही आप चैन की नींद सो सकते हैं। आप एक ऐसी बलम बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, ऐसे अजाबों में फंस जाएंगे कि आपकी आने वाली नस्लें आपको कहेंगी कि आपने हमें किस तरह का नवाला खिलाया है। आज हम लोगों को कहते हैं ना जी, फ़लाँ मेरा बच्चा फ़लाँ गलत काम में फंस गया है, फ़लाँ मेरे बच्चे ने ये कर दिया है, मेरी बच्ची ने वो कर दिया है। ये हमारे अमाल हैं और खुदाया ये गरीबों के साथ इनका कत्ल ख़त्म कर दें। जी मैं हाउसिंग स्कीम वालों को रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करें, जिन लोगों का 2 मरला 3 मरला 5 मरला 10 मरला जो भी किसी की प्रॉपर्टी की आपने पेमेंट ली हो, उसको डेवलपमेंट चार्जेस की चिट मत थमाएँ। वो जाके बेचारा आखिर क्या करता है, फिर वो कहता है जी मेरे पास वो पैसे नहीं आए। फिर हाउसिंग वाले क्या हमारे भाई करते हैं, उनको प्लाट ही वापस रख लेते हैं। उन्होंने क्योंकि 10-10 लोगों से तो पैसे लिए होते हैं, उनके पास ज़मीन तो उतनी होती नहीं और हमारी हाउसिंग सोसाइटियाँ इम्प्रूव हुई होती हैं, तो वो क्या करते हैं, अच्छा जी आप पैसे वापस ले लें। 3-4 साल जब किसी बंदे के पैसे इन लोगों ने यूज़ किए होते हैं, उसको वापसी कैसे करते हैं जी, 1 साल का चेक 3-4 बना के दे देते हैं, ये लें जी चेक, जाके कैश करवा लेना 3-3 महीने बाद। अच्छा नदीम साहब, गवर्नमेंट इस पे तवज्जो क्यों नहीं दे रही? अब जगह जगह तो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं, कुछ जो है ना उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, रजिस्ट्रियाँ भी नहीं होती, तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है? देखें जी, अगर गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेगी तो मैं पाक आर्मी को रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट वालों को सियासी लोग होते हैं, उन सब को एक दूसरे की मजबूरी मार देती है। किसी का कोई तल्लक वाला होता है, किसी का कोई तल्लक वाला होता है। तो मैं पाक आर्मी से रिक्वेस्ट करूँगा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि ऐसे अनासरों के ऊपर फुल एक्शन लें और गरीब की जो कत्लेआम किया जा रहा है उसके ऊपर ध्यान करें। अच्छा नदीम साहब, यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि पहलवानी के लिए खुराक कितनी अहम है? आजकल तो मिलावट वाली चीज़ें चल रही हैं, कोई भी चीज़ खालिश नहीं मिल रही, तो आपकी अच्छी सेहत और पहलवानों की अच्छी सेहत का क्या राज है? वो कहाँ से देसी चीज़ें जो निकाल लेते हैं? देखें जी, खुराक तो खुराक ही है। अगर आप खुराक अच्छी खाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको कभी ज़िंदगी में बुढ़ापा भी नहीं महसूस होगा और बीमारियां भी नहीं आपके करीब आएंगी। और सबसे बड़ी बात ये, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का इस तरह का ख्याल रखें खुराक के मामले में कि आप 100 बीमारियों से दूर हो जाएंगे। अगर आप अच्छी खुराक बच्चों को देते हैं, ये अंडा डबल रोटी से दूर करते हैं बच्चों को। देसी खुराक के अंदर चाह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सुबह बच्चों को दूध दें, दही दें, अच्छा उनको खाना दें, चाहे सब्ज़ी दें। मैं नहीं कहता कि हर बंदा आजकल के वक्त में अफोर्ड नहीं कर सकता डेली गोश्त वगैरह, चाहे आप सब्ज़ी भी दें बच्चों को, दाल भी दें, लेकिन घर की बनी हुई एक अच्छी खुराक तरीके से दें। अच्छा, नए आने वाले बच्चे जो पहलवानी में आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सजेशन देंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा जी, अपनी ग्राउंडें आबाद करें और हॉस्पिटल बढ़ान हो जाएंगे। अगर आप हॉस्पिटलों को नहीं वीरान करना चाहते तो फिर ग्राउंडों को ऐसे ही रहने दें। और अगर आप अपने स्कूल कॉलेजों में सब जगह पे खुद ध्यान नहीं रखेंगे तो जो माफिया है वो आपकी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगा। ये गवर्नमेंटों का काम नहीं है सारे, हम जो काम होता है गवर्नमेंट पर डाल देते हैं जी, गवर्नमेंट करे। हमारे फ़र्ज़ हैं अपने मोहल्लेदारों में देखना कौन से ऐसे अनासर आ गए हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कहाँ से आया है। हमने बताना है गवर्नमेंट को कि ये इस तरह के लोग हैं और ये ठीक लोग हैं। अगर हम अपनी ड्यूटियों से मुंह मोड़ लेंगे ना तो फिर इस दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अपने मुल्क को अपने घर की तरह समझें। अपने घर को आप कभी गंदा होने देंगे? कैसे हम उठाते हैं, तिनका भी गिरा हो, हम लोगों को बुरा कहते हैं, घोड़ों को बुरा कहते हैं। दूसरे आप जाएं, दुनिया देखें, दुनिया के रूल्स देखें। मेरा एक दोस्त था, उसने सिगरेट पी के ना, पाकिस्तानी था, उसने फेंक दिया। ये मैं कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह के घर से होके मेरी आंखों के सामने उसका 100 पाउंड का चलान हुआ है और कोई दुनिया की ताकत नहीं उसको छुड़वा सकी। इधर हमारा कोई बच्चा बाइक पे पकड़ा जाए, उसने चाहे नंबर प्लेट भी नहीं लगाई होगी तो हम 20 फ़ोन आ जाते हैं, 20 फ़ोन आ जाएंगे, कहेंगे इसको छोड़ो, ये मेरा ये लगता है वो। कानून की अगर हम
कानून को कानून नहीं समझेंगे ना तो फिर इसी तरह के हालात होंगे, यही मकाम होंगे। रोज़ाना जैसे गुर्बत की वजह से चोरियाँ हो रही हैं, डाके पड़ रहे हैं, तो आने वाले वक्तों में फिर ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। इसलिए हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है अपने इस मुल्क के लिए ऐसा कदम उठाएं, ऐसे काम करें कि हमारी आने वाली नस्लें इस मुल्क से एक अच्छा लेसन लें और पूरी दुनिया में जाके लोग हमारे मुल्क के बारे में बताएं। जैसे देखें, मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, जाता हूँ, पर्सनल भी जाता हूँ, सरकारी भी जाता हूँ, तो मैं ये चीज़ें आके अपनी तमाम दोस्तों में, फैमिलियों में अवेयरनेस देता हूँ। जैसे आपके चैनल की वजह से मैंने कहा ये भी मौका ना हाथ से जाने पाए, मैं क्या बताना चाहिए। देखें, आप सारी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते, अगर आप अपना हिस्से का चंद लोगों को भी ठीक कर लेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी टाइम या आपकी चीज़ें रायगा चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नदीम साहब बहुत बिजी थे, लेकिन इनसे इंटरव्यू लेना उतना ही मुश्किल काम है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि ज़िंदगी की हकीकत को समझना कितना ज़रूरी है। नदीम पहलवान पाकिस्तान का एक ऐसा लेजेंड इंसान है कि जिन्होंने सियासी समाजी काम तो किए हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने अपने पहलवानी का जो अपना ख़ानदानी विरसा उसको अपनी नई नस्ल और अगली नस्ल के लिए एक कामयाब तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ आयशा तहसीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।